छात्रों, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इसके पहले मैं दूसरे यूनिट का जो है प्रथम चैप्टर आनुवंशिक पदार्थ की खोज यूनिट बी में एक आनुवंशिक पदार्थ के बारे में चर्चा किया, जिसमें हमने जो है आनुवंशिक पदार्थ की खोज के संक्षिप्त इतिहास के बारे में चर्चा किया था और न्यूक्लिक अम्ल क्या है, उसके बारे में, उसका संयोजन क्या है, उसके बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। कल हमने बताया था कि लेविन ने यह स्पष्ट किया, लेविन नामक वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया कि जो है पेंटोज शर्करा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। तो पेंटोज शर्करा के उपस्थिति के आधार पर जो है पेंटोज शर्करा के उपस्थिति के आधार पर जो है न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। आधार पर जो है न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड जो है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। नंबर वन जिसको हम कहते हैं डीएनए डीऑक्सी, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी रिबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? पेंटोज शर्करा। इसमें जो है डीएनए में जो है डीऑक्सी रिबोस शर्करा होती है। डीएनए में डीऑक्सी रिबोस शर्करा होती है। और दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल आरएनए, इसको कहते हैं रिबोस न्यूक्लिक एसिड, रिबोस न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो है राइबोज जो है पेंटोज शर्करा होती है। राइबोज पेंटोज शर्करा होती है। इस प्रकार राइबोज शर्करा की उपस्थिति के आधार पर जो है ये न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। प्रथम को हम कहते हैं डीएनए डीऑक्सी रिबोस न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सी रिबोस शर्करा होती है। और दूसरा जो है आरएनए, और जिसको हम लिखते हैं फुल फॉर्म रिबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसमें जो होता है राइबोज पेंटोज शर्करा या राइबोज शर्करा होती है। अब आइए डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ की मान्यता के बारे में। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ की मान्यता, डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ की मान्यता रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ध्यान दीजिएगा। पहले जो है प्रोटीन को जो है आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है। प्रोटीन को आनुवंशिक पदार्थ माना जाता था, परंतु जो है फ्रेडरिक माइकल
1869 के खोज के पश्चात ये विवाद उत्पन्न हो गया। ये विवाद उत्पन्न हो गया कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है या डीएनए बाद में कुछ समय पश्चात यह सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो हमने बताया कि पहले जब पहले कोई खोज नहीं हुई थी तो पहले प्रोटीन को आनुवंशिक पदार्थ माना जाता था, परंतु फ्रेडरिक नीत्शे या माइकल के 1869 में खोज के पश्चात ये विवाद उत्पन्न हो गया कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है या डीएनए, जिसके कुछ समय पश्चात ये प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, जिसमें कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग के द्वारा प्रमाणित किया गया है, जिसमें नंबर 1 जो है ग्रिफिथ वैज्ञानिक है। ये 1928 में, ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में चर्चा कर चुका हूं। इन्होंने जो है स्पष्ट किया या पता लगाया, फ्रेडरिक नीत्शे ने यह स्पष्ट किया कि जो है जीवों में न्यूमोनिया रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ध्यान लिख देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। इस जीवाणु की 2 जातियां होती हैं। इस जीवाणु की 2 जातियां S एवं R होती हैं। S एवं R होती हैं, जिसमें यस जीवाणु रोगजनक मीन्स रोग फैलाने वाले, पैथोजेनिक एवं आर जीवाणु आरोगजनक होते हैं। क्या होते हैं? आरोगजनक होते हैं। ग्रिफिथ ने इन्होंने अपने प्रयोग की पुष्टि के लिए मृत S जीवाणु एवं जीवित
आजीवन को एक चूहे में प्रवेश कराया, चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा न्यूमोनिया, से ग्रसित हो गया, इसके कारण का पता जब उन्होंने लगाया, इसके कारण का पता लगाने पर यह पता चला कि ऐसे जीवाणु के कुछ डीएनए खंड आर जीवाणु के डीएनए से जुड़ जाता है, जिससे आर जीवाणु के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण आर जीवाणु रोगजनक हो जाते हैं। आर जीवाणु आरोगजनक से रोगजनक हो जाते हैं। आरोगजनक से रोगजनक हो जाते हैं, जिससे चूहा न्यूमोनिया से ग्रसित हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी हमने बताया कि ग्रिफिथ्स नामक वैज्ञानिक 1928 में यह स्पष्ट किया कि जो है जीवों में न्यूमोनिया रोग होता है, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के संक्रमण से होता है। उन्होंने बताया इस जीवाणु की 2 जातियां होती हैं, एस एवं आर। इस जीवाणु की 2 जातियां होती हैं, एस एवं आर, जिसमें जो है आर जीवाणु होते हैं जो रोगजनक होते हैं, और जो है सारे इसमें एस जीवाणु रोगजनक होते हैं, रोग फैलाने वाले, और आर जीवाणु होते आरोगजनक होते हैं। अपने प्रयोग की पुष्टि के लिए इन्होंने मृत एस जीवाणु एवं जीवित आर जीवाणु को एक चूहे में प्रवेश कराया, जिससे चूहा न्यूमोनिया से ग्रसित हो गया। इसके कारण का पता लगाने पर उन्हें ये पता चला कि इस जीवाणु के कुछ डीएनए खंड जो होते हैं आर जीवाणु के डीएनए खंड से पुनर्संयोजित या जुड़ जाते हैं, जिससे आर जीवाणु के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण आर जीवाणु जो होता है आरोगजनक से रोगजनक हो जाता है, और चूहा जो होता है न्यूमोनिया से ग्रसित हो जाता है। आइए दूसरा प्रयोग है ओसवाल्ड आइवरी का
ओसवाल्ड एवरी 1932, इन्होंने जो है जो है एवरी ने जो है ग्रिफिथ ने जो प्रयोग किया था, ग्रिफिथ के जीवाणुओं के आनुवंशिक रूपांतरण के प्रयोग को दोहराया तथा 1944 में अपने सहयोगी मैककार्टी एवं मैकलियोड के सहयोग से यह स्पष्ट किया कि आरोगजनक जीवाणु को रोगजनक जीवाणु में बदलने वाला पदार्थ डीएनए भी होता है। डीएनए होता है जिसके कारण डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ होने को बल मिला। ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने बताया कि ओसवाल्ड एवरी ने 1932 में इन्होंने ग्रिफिथ के जीवाणुओं के आनुवंशिक रूपांतरण के प्रयोग को दोहराया तथा 1944 में अपने सहयोगी मैककार्टी और मैकलियोड के सहयोग से यह स्पष्ट किया या पता लगाया कि जो है आरोगजनक जीवाणु को रोगजनक जीवाणु में बदलने वाला पदार्थ डीएनए होता है, जिसके कारण जो है या जिसके पश्चात जो है डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ होने का जो है बल मिला। तीसरा प्रयोग है हर्शे एवं चेज 1952 ने इन्होंने जो है हर्शे एवं चेज ने रेडियो एक्टिव ट्रेसर विधि द्वारा यह स्पष्ट किया कि जो है कि जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले जीवाणुभोजी
वायरस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस, जीवाणुभोजी वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए ही जीवाणु में प्रवेश करके अपना प्रतिरोध भवन करता है, संख्या को बढ़ाता है, जबकि वायरस का खोल बाहर रह जाता है। वायरस का खोल बाहर रह जाता है। तो हास्ययोग चेंज ने आखिरी में जो है रेडियो एक्टिव प्रेशर के द्वारा 1952 में यह स्पष्ट किया कि जो है जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले जीवाणुभोजी वायरस बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए ही जो होता है जीवाणु में प्रवेश करके अपनी संख्या बढ़ाता है, प्रचुर भ्रमण करता है, जबकि वायरस का जो होता है कवच खोल जो होता है या कैप्सिड बाहर रह जाता है। इस प्रकार इन तीनों वैज्ञानिकों के प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध हो गया कि जो है डीएनए भी आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? डीएनए भी आनुवंशिक पदार्थ है। आरएनएस कोशिकाओं में डीएनए की स्थिति लोकेशन ऑफ डीएनए इन सेल्स, लोकेशन ऑफ डीएनए इन सेल्स। ध्यान दीजिएगा, इसे कोशिकाओं के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। प्रथम है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्थिति इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स या कोशिकाओं में डीएनए जो है, डीएनए जीवाणु गुणसूत्र एवं प्लाज्मिड्स के रूप में होता है, जो कोशिका द्रव में बिखरा होता है। कोशिका द्रव के इस भाग को जहां पर जो है डीएनए होता है, कोशिका द्रव के इस भाग को प्रोकैरियोटिक कोशिका में इस भाग को केंद्र
भाग या न्यूक्लियाइड कहते हैं। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इन यूकैरियोटिक सेल्स ध्यान दीजिएगा, स्थिति के आधार पर जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं या सेल्स में डीएनए को दो भागों में भाग किया गया है। दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम को कहते हैं केंद्रकीय डीएनए न्यूक्लियर डीएनए। ध्यान दीजिए, न्यूक्लियर डीएनए जो होता है यह है केंद्रक में क्रोमैटिन भागों के जाल के रूप में पाया जाता है। जाल के रूप में पाया जाता है। दूसरा जो है बाह्य केंद्रीय डीएनए, बाह्य केंद्रीय डीएनए, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। ध्यान दीजिएगा, ये डीएनए जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, ये जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स के या कोशिकाओं के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट मीन्स हरित में पाया जाता है। इस प्रकार से जो है कोशिकाओं में डीएनए की स्थिति को दो भागों में व्यक्त किया गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए जो होता है जीवाणु के गुणसूत्र एवं प्लाज्मिड के रूप में होता है, जो कोशिका द्रव्य में होता है या बिखरा होता है। जहां पर यह डीएनए कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य के जो है उस भाग को या इस भाग को जो होता है केंद्र का या न्यूक्लियर कहा जाता है, झूठा केंद्र। दूसरा जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में की स्थिति के आधार पर डीएनए को दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम को केंद्रीय डीएनए कहते हैं। केंद्रीय डीएनए जो होता है केंद्र में जो होता है क्रोमैटिन भागों के जाल के रूप में होता है। दूसरा बाह्य केंद्रीय डीएनए, ये जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में जो होता है वो पाया जाता है।
आइए डीएनए की आकृति डीएनए की आकृति शेप ऑफ डीएनए शेप ऑफ डीएनए आकृति के आधार पर डीएनए जो है आकृति के आधार पर डीएनए दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। नंबर 1 जो है रेखाकार डीएनए, रेखाकार डीएनए इसको कहा जाता है लाइनियर डीएनए। ध्यान दीजिएगा, जो है इसमें जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं यानी सेल्स का केंद्रीय डीएनए, केंद्रीय डीएनए जीवाणुभोजी वायरस एवं कुछ जंतु वायरस का डीएनए रेखाकार होता है, का डीएनए रेखाकार होता है। दूसरा ये वृत्ताकार डीएनए, वृत्ताकार डीएनए सर्कुलर डीएनए। ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए, सेल्स का डीएनए और यूकैरियोटिक, इसके और आगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट तथा कुछ वायरस का डीएनए जो होता है, कुछ वायरस का डीएनए जो होता है वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार होता है। इस प्रकार जो है आकृति के आधार पर डीएनए दो प्रकार का होता है, रेखाकार डीएनए एवं वृत्ताकार डीएनए। जिसमें जो है रेखाकार डीएनए जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रीय डीएनए जीवाणुभोजी एवं कुछ वायरस जंतु वायरस का डीएनए जो होता है रेखाकार और धागे के समान होता है। दूसरा वृत्ताकार मतलब इस तरह का जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए और जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट तथा कुछ वायरस का डीएनए जो होता है क्या होता है? वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट आइए डीएनए की मात्रा, डीएनए की मात्रा क्वांटिटी ऑफ
डीएनए, क्वांटिटी ऑफ डीएनए। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक जीव में जो होता है, प्रत्येक जीव में डीएनए की मात्रा समान होती है। क्या होती है? समान होती है, परंतु कोश का विभाजन के बाद उसका विभाजन के बाद डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है, तथा अर्धसूत्री विभाजन के बाद, अर्धसूत्री विभाजन के बाद संतति सेल से कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा आधी हो जाती है। डीएनए की मात्रा आधी हो जाती है। आइए कुछ एग्जाम्पल में बताते हैं। आइए जो है एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई का डीएनए जो होता है, का डीएनए 1.7 मिलीमीटर अर्थात 1700 माइक्रोन मिली लंबा होता है। लंबा होता है, जबकि एस्चेरिचिया एक जीवाणु है। एस्चेरिचिया कोलाई की कोशिका जो होती है, की कोशिका 2 माइक्रोन मिली यानी जो है 0.002 मिलीमीटर लंबी होती है। क्या होती है? इस प्रकार जो है जीवाणु का डीएनए जो होता है, एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु का डीएनए जो होता है, इसकी कोशिका से 700 गुना ज्यादा लंबा होता है। कितना होता है? 700 गुना ज्यादा लंबा होता है। अब हम आते हैं मनुष्य में। मनुष्य में होमो सैपियंस, ध्यान दीजिएगा, होमो सैपियंस में जो है, मनुष्य में जो है सबसे लंबा डीएनए 85 मिलीमीटर होता है। 85 मिलीमीटर अर्थात जो है 8500 माइक्रोन मिली, या जो होता है 8.5 गुणे 10⁸ एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? 10⁸ एंगस्ट्रॉम होता है। हमारी जो होती है, हमारे प्रत्येक सेल या कोशिका में जो है 2.2 मीटर
लंबा डीएनए होता है, लंबा डीएनए होता है, जिसमें कोशिका की 46 डीएनए की लंबाई सम्मिलित होती है। 46 डीएनए की लंबाई जो होती है सम्मिलित होती है। क्या होती है? सम्मिलित होती है। जबकि जो है हमारी कोशिका हमारी कोशिका 4 माइक्रोन से 100 माइक्रोन अर्थात 004 से मिलीमीटर लंबी होती है। तो इस प्रकार से जो है, अब ये हमने बताया कि प्रत्येक जीव में डीएनए की मात्रा समान होती है, लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है तो इसकी मात्रा दुगनी हो जाती है। और जिसमें जो है असूत्रित जब विभाजन होता है, जो नई कोशिकाएं बनती है, उसमें डीएनए की मात्रा अधिक हो जाती है। इसी प्रकार इस क्षेत्र से कोलाई जीवाणु है, इस जीवाणु का डीएनए जो होता है 7 मिलीमीटर लंबा अर्थात 1700 जो है माइक्रोन मिलीमीटर लंबा होता है। जबकि जो है इस क्षेत्र कोलाई जीवाणु की कोशिका की लंबाई जो होती है 2 माइक्रोन मिली यानी 0.002 मिलीमीटर लंबी होती है। दूसरा मनुष्य में सबसे लंबा डीएनए जो होता है, हमारे शरीर में सबसे लंबा डीएनए 85 मिलीमीटर अर्थात 8500 माइक्रोन मिली या कह सकते हैं 8.5 एंगस्ट्रॉम होता है। हमारे प्रत्येक कोशिका में 2.2 मीटर लंबा होता है, लंबा डीएनए होता है, जिसमें जो है कोशिका के 46 डीएनए अर्थात हमारे प्रत्येक कोशिका, शरीर की प्रत्येक कोशिका में 46 डीएनए पाए जाते हैं। हमारे शरीर की कोशिका की लंबाई जो होती है ये 4 से 100 माइक्रोन होता है। क्या होता है? 100 माइक्रोन होता है। जबकि हमारे जो है इसमें प्रत्येक कोशिका में 46 डीएनए की लंबाई 2.8 मिलीमीटर होती है, या सबसे लंबा डीएनए जो होता है 85 मिलीमीटर होता है। छात्रों ऑनलाइन क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।